आज बच्चों हम पढ़ेंगे अवकलन ज्ञान प्रयोग। ये मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है और आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो मैं भी इसको बहुत आराम से और आप भी इसको आराम से सीखने की कोशिश करेंगे तो आसानी रहेगी। उसके पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जो इस समय संकट का समय चल रहा है, जाहिर है आप भी इससे हैरान होंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। हो सकता है आपके घर में भी परिवार का कोई सदस्य बीमार हो। देखिए, फ्लू हमेशा होता रहा है, जुकाम बुखार हमेशा आता रहा है, वायरल, और इस समय जो ये चल रहा है फोबिया आपका कोरोना का, तो इसके सिम्टम्स भी लगभग वैसे ही हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो, आपको अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अनहोनी हो रही हैं वो डर के ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अनुसार ये है कि अगर आप थोड़ा सा हिम्मत से काम लेंगे तो ये आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और सब कुछ मन से है, तो मन को खुश रखें और जिस काम में भी आप लगे हैं, चाहे आपके गार्जियंस हों चाहे आप लोग हों, तो वो काम आप अपना रोज़ का रोज़ करते रहें, अपने आप को बिजी रखें और इसके बारे में ज़्यादा मत सोचें। सावधानियाँ पूरी रखना है, सावधानी का अर्थ नहीं होती है, लेकिन डरना नहीं। तो मैं अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट है, बाकी मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ उसमें। तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं। मैं भी फ़िलहाल बीमार रहा हूँ, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसे और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है अवकलन ज्ञान प्रयोग का। तो सबसे पहले अवकलन तो आपने पढ़ा है। अवकलन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल, डी वाई डी एक्स। वाई एक्स के सापेक्ष चेंज है और वाई का है तो इसी को लिखते हैं डी वाई वाई डी एक्स, एंड चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ एक्स। ये आपका अवकलन होता था। और अवकलन का मतलब होता है बहुत छोटा चेंज, डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज को हम बोलते हैं। वैसे तो डेल्टा होता है चेंज, फिर यहाँ डिफरेंशियल चेंज होगा। तो इसी की डेफिनेशन है, इसी वक्र की स्पर्श रेखा अवलंब की। तो चित्र में हमने यहाँ पर ये वक्र बना है। मैं दूसरा वक्र और साफ बना देता हूँ। ये एक वक्र हो गया। तो वक्र की मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो स्ट्रेट लाइन होगी, टेंजेंट हमेशा सरल रेखा होगी, इस तरह होगी। तो ये वक्र की टेंजेंट कहलाएगी। ये वक्र होगा वाई बराबर एफ एक्स। और वक्र की टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा ये कहलाएगी। टेंजेंट या टेंजेंट की इक्वेशन एक ही चीज़ है। और अगर हमें अवलंब भी खींचना है, टेंजेंट को जनरली टी से लिख देते हैं, अवलंब को एन से। तो जहाँ भी आपने टेंजेंट ड्रॉ की है वहीं पे हमें अवलंब ड्रॉ करना होता है। यानी अगर हमें अवलंब ड्रॉ करना है तो टेंजेंट तो खींचनी ही होगी। तो ये होता है नॉर्मल। ये भी स्पर्श रेखा होती है, सरल रेखा होती है। तो हमें टेंजेंट या नॉर्मल कुछ भी निकालना हो, एक सरल रेखा की समीकरण निकालनी होती है। तो हमें अगर देखा जाए, ये पॉइंट वक्र गिवन होता है, ये पॉइंट दिया जाता है, माना ये पॉइंट एच के, जहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी स्पर्शी हमें कोई भी रेखा निकालनी हो, तो उस पर स्थित अगर हमें एक बिंदु पता है और इसका स्लोप पता है, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। y माइनस के इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच। और इसी तरह अवलंब का निकाल, तो इनके m में रिलेशन हो। अवलंब का m मान लीजिए एम एन, इसकी स्लोप मान लीजिए एम टी। तो n में रिलेशन होता है एम एन गुणा एम टी बराबर माइनस लंबवत रेखा गुणनफल माइनस 1 होता है। तो अवलंब की इक्वेशन होगी माइनस एन बाई एम एक्स माइनस एच। बस इतना अंतर होगा सिर्फ एम का। ये स्पर्शी हो जाएगी, ये अवलंब हो जाएगी। तो किसी वक्र की स्पर्शी अवलंब हो सकती है, कई बिंदुओं पे पूछा जा सकता है। तो सीधा सीधा हमने क्या सीखा, वक्र की स्पर्श या अवलंब निकालनी हो, सबसे
पहले वक्र का डी वाई डी एक्स करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइंड करते हैं जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट पूछी है। इसको हम फिर एम मान लेते हैं। और दूसरा स्टेप है, फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं y माइनस वाई वन और m इंटू एक्स माइनस एच। यहाँ m टेंजेंट रख देंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, नॉर्मल का रख देंगे तो नॉर्मल की आएगी। तो ये दोनों स्टेप हैं इसके। एक इक्वेशन भी हमें हमेशा नॉन होती है, वो ये है कि जिस पॉइंट पर भी हम टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट हमेशा वक्र पर लाई करता है। ये समीकरण कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी जब हमें पॉइंट नहीं दिया जाएगा, फिर हमें वहाँ बनानी पड़ेगी। तो मैं तीसरे में लिख देता हूँ, जिस बिंदु पर स्पर्शी या अभिलंब ज्ञात करना हो वह बिंदु हमेशा वक्र पर यानी लाई करा सकते हैं, वक्र पर स्थित होगा। चलिए आगे, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग दिखाया है। ये आप जानते हैं पहले, देखिए जैसे आपने पढ़ा है तात्कालिक वेग और औसत वेग। तो जैसे यहाँ देखिए P से Q तक ये औसत कहलाएगा आपका। यहाँ x पर y की वैल्यू कितनी थी fx, और x प्लस h पर y की वैल्यू हो जाएगी fx प्लस। यहाँ पॉइंट लेके इन्होंने दिखाया है f, वक्र वही है, वक्र है आपका y बराबर fx। एक पॉइंट लिया उन्होंने x, तो जब x का मान x है तो y के तक हो जाएगा fx, और दूसरा पॉइंट लिया है x प्लस h, यानी x को थोड़ा सा बढ़ाया है h, तो y हो गया है fx प्लस h, क्योंकि फलन क्या है हमारा y बराबर है। अब इन्होंने इस चेंज को बहुत छोटा किया, यानी जो बढ़ाया था हमने h कैसा हो, बहुत छोटा हो। देखिए टेंस टू 0 कंडीशन लगाइए तो फिर यही पूरा क्या शो कर देता है, ये पूरा शो करता है P पर स्पर्शरेखा की प्रवणता को। ये जो सूत्र लिखा है जो आपने पहले अभी देखा था ये वाला, ये यहाँ से आता है, इसे भी नोट कर लेंगे आप। नोटिस में सब कुछ करते चलेंगे। अब इनकी समीकरण इसकी भी हमने बात कर ली है। इन्होंने पॉइंट h के ना लेके x1 y1 लिया है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं, उसी तरह सोच लेंगे आप। तो वक्र y बराबर x के बिंदु x1 y1 पर इस रेखा का ढाल निकालना हो तो ये होता है f डैश x। पहले f डैश x आएगा, फिर x की जगह क्या रखेंगे x1। y होता तो y भी रखते, तो ये इक्वेशन हो जाती है आपकी टेंजेंट की। h के की जगह इसने लिया है x1 y1 और m की जगह f डैश x1 रखा है सीधा, वो m ही होता है। और इसी तरह अभिलंब निकाला है, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर टेंजेंट ये दी हैं तो मैं इनको अलग से भी समझाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे इनको कर देता हूँ। जब स्पर्शी, ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, जब वक्र की स्पर्शी, जब सवाल बनेगी जब स्पर्शी x अक्ष के समांतर हो इस कोई वक्र की, तो हम एक रफ स्केच लेके बात करते हैं। मान लिया ये कोई कर्व है, तो स्पर्शी अगर x अक्ष के समांतर है तो कुछ इस तरफ होगी, और x अक्ष के समांतर है तो ये चीज़ हमें पता होगी कि इसका m क्या है 0। तो हमें ये अगर दिया गया है सवाल में कि वह स्पर्शी बताओ जो x अक्ष के समांतर हो, ऐसा ऐसा करती हो, तो हमें m इनडायरेक्ट तरीके से उसने दे दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, x अक्ष के समांतर हो या y के लंबवत हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, y के लंबवत। देखिए जो भी पैरेलल होगी वो यहाँ से 90 बनाएगी y से, लेकिन हमें कौन चाहिए होता है x अक्ष से स्लोप नापते हैं इसलिए। इसी तरह एक दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि जब स्पर्शी y के समांतर हो, जैसे ये कोई वक्र तो y के समांतर स्पर्शी इस तरह होगी। इस केस में m होगा आपका थीटा बनेगा 0 यहाँ था, यहाँ थीटा बनेगा 90 और m होगा इन्फिनिटी। और यही कह सकते हैं कि x अक्ष की लंबवत है। जब स्पर्शी y अक्ष के समांतर है या x अक्ष के लंबवत है, तो ये केस हो गया।
एक केस और बनता है जो आपको याद रखना है। तीसरा यही कर देता हूँ कि जब स्पर्शी अक्षों से बराबर कोण बनाए, बराबर कोण बनाए, या कहें या बराबर अंतःखंड काटे अक्षों पर, बराबर अंतःखंड काटे। तो इसमें हम एक सवाल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया ये कोई कर्व और ये टेंजेंट है, तो ये बराबर जब काटेगी, यानी ये और ये बराबर होगा, तो ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा, बराबर कोण बना रहा है, तो ये क्या होगा फिर 135। उस केस में स्लोप हो जाएगी आपकी माइनस हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह हो, उस केस में एम होगा 1। तो जब भी स्पर्शी बराबर कोण बनाएगी तो एम का मान होगा ±1। तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। जब एक्स एक्स के समांतर हो तो एम 0, वाई एक्स के समांतर हो तो एम अनंत, और दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाएगा तो एम ±1। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर केस थे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है, एक्स बराबर 0 पर इतने की स्पर्शरेखा का समीकरण बनाओ। तो यहाँ पर देखें, अगर हम, तो इन्होंने एक ही पॉइंट दिया है, अगर पूरा बिंदु दिया होता तो सीधा सीधा हो जाता, तो दूसरा बिंदु हम वक्र में रख के कर लेंगे। तो पहला क्या है कि एक्स बराबर 0 पर स्पर्श, तो एक्स बराबर 0 पर वाई निकाल लेंगे कितना होगा। तो एक्स बराबर 0 इन्होंने किस में रख दिया, वक्र में, तो वाई एक आ गया। तो अब सवाल हो गया 0 1, ये बिंदु हो गया। अब हम वक्र का अवकलन करेंगे, ई घात एक्स का ई घात एक्स, फिर एक्स बराबर 0 रखेंगे, वाई नहीं है तो वाई कोई नहीं रखा जाएगा, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो ई घात 0 हो जाता है 1। तो एम आ गया 1, और x1 y1 हो गया 0 1, और सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस 0। तो y बराबर x+1, टेंजेंट आ जाएगी आप आसानी से। चलिए दूसरा उदाहरण, दूसरा वक्र y = 1/x-1 को स्पर्श करने वाली सभी सरल रेखाओं का समीकरण। जो सरल रेखा कितनी दी है जरा देखते हैं, जो सरल रेखा x + y = 1 के समांतर हो, x + y = 0 के समांतर हो। चलिए x + y = 0। तो क्वेश्चन ये हुआ हमारा कि y बराबर 1/x-1 की स्पर्श रेखा स्पर्श करने वाली उन सरल रेखाओं के समीकरण जो इतने के समांतर होती। यहाँ पे इन सवालों में हमेशा यही सोचना है हमें, फिर मेरी बात ध्यान सुनेंगे, कि सबसे पहले तो हमें देखना है वक्र क्या दिया है, और वक्र दिया है कि नहीं, फिर उसके बाद बिंदु दिया है कि नहीं, और बिंदु नहीं दिया है तो कोई जानकारी दी होगी। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है वक्र, फिर ढूंढना है कि बिंदु दिया है सीधा सीधा की जानकारी दी। तो ज़्यादातर सवालों में वक्र दिया जाएगा, बिंदु नहीं दिया जाएगा। तो आपको जो जो जानकारियाँ पता होती हैं वो आपको अपनी तरफ से लगानी है। सबसे मस्ट जानकारी यही है कि जब बिंदु नहीं दिया तो सबसे पहले आप बिंदु मानेंगे कि माना बिंदु एच के या x1 y1, चलिए x1 y1 मानते हो, तो जो भी बिंदु आप मानेंगे वो वक्र पर लाई करेगा। माना बिंदु x1 y1 है जो वक्र को संतुष्ट करेगा, इसको बिल्कुल हमेशा आपको लगाना है। ये समझ, जब भी बिंदु नहीं दिया होगा तो ये तो मान के एक इक्वेशन बना लेंगे। और फिर दूसरा कि हमें जो जो कंडीशन दी है वो कंडीशन लगा देंगी, और जो भी बिंदु माना है आपने वो वक्र को लाई करेगा और वो हमें फाइंड करना होगा। तो एक समीकरण तो हमेशा लाई करा के आएगी, दूसरी आएगी उसकी कोई ना कोई स्लोप की जानकारी दी होगी किसी भी प्रकार से, जो इस पर से हमें पूछी है उसकी स्लोप की जानकारी देगा, प्रवणता की किसी भी तरह जानकारी देगा कि इसके समांतर है, इसके लंबवत है, ऐसा ऐसा करती है, कोई भी जानकारी दी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्र यहाँ पे इस सवाल में आपको दिया है y/x-1, इसकी टेंजेंट पूछी है, ना हमें बिंदु दिया, माना बिंदु
x1 y1। चलिए, और x1 y1 है तो संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करा दीजिए। y1 बराबर 1/x1 माइनस 1, एक इक्वेशन हो गई। दूसरा, अब हमें ये कहा है कि जो इस रेखा के समांतर है, यानी जो टेंजेंट अभीष्ट रेखा है, टेंजेंट हमें निकालनी है, वो इसके समांतर है। तो इसका m क्या होगा, जो ये लाइन दी है, इसका m होगा -1 mx प्लस सी। तो जो अभीष्ट हमें प्रवणता चाहिए उसका m भी क्या होगा, माइनस। तो हमें m पता चल गया -1 टेंजेंट का, जो टेंजेंट हमें निकालनी है। अब हमें बिंदु पता होता तो हमारा काम बन जाता। अब बिंदु ही हमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो स्लोप की जानकारी दी जाती है, वहाँ से हमें स्लोप मिलती है, और एक स्लोप हम हमेशा अवकलन करके फाइंड कर सकते हैं। तो वक्र का अवकलन हमें करना ही करना है। तो चलिए, वक्र था, अवकलन हमेशा इसका करेंगे, संतुष्ट वाले बिंदु का कभी नहीं। तो y बराबर 1/x माइनस 1 का अवकलन होगा dy/dx, और 1/x का -1 से ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसे कहाँ निकालते हैं हमेशा, x1 y1 पर जो बिंदु, ये आएगा -1/x1 माइनस 1 का, x की जगह x1 आ जाएगा, और m एक हमने निकाल लिया, और एक m हमें गिवन है कितना, -1। तो हमने ये दोनों इक्वल करा दिए, दोनों m ये बराबर करा दिए। एक हमें -1 दिया था, एक हमने फाइंड किया। अब हम माइनस माइनस काट के यहाँ से होल स्क्वायर ले लेंगे, तो x-1 बराबर आएगा +-1। तो जब x1 +1 होगा तो ये आएगा आपका 2, और जब x1 -1 होगा तो ये आएगा 0। तो x1 की 2 वैल्यू मिली। जब x1 2 है तो y1 कितना होगा, यहाँ रख दीजिए 2, y1 1 होगा। जब x1 0 है तो y1 -1 होगा। तो 2 बिंदु हमें मिले। एक हमें बिंदु मिला 0, -1, ये है। एक हमें मिला 2,1, वो ये। एक बार ये x1 y1 बनेगा, और m वही रहेगा -1, ये। तो एक इक्वेशन आएगी आपकी ये। और दूसरे केस में बिंदु यही बनेगा 2,1, और m -1 ही रहेगा। तो दूसरी इक्वेशन, जितने बिंदु आएंगे उतने ही टेंजेंट मिलेंगे आपको। तो मेरे हिसाब से अभी क्लियर हो गया होगा। वक्र x बराबर -2 पर बिंदु x बराबर -2 पर वक्र y बराबर इतने के अवलंब का समीकरण ज्ञात करो। चलिए, तो यहाँ वैल्यू रखिए। पहले सबसे पहले हमें दिया है y = वक्र है x² माइनस mod x, और पूरे का mod। वैसे हम इसका ग्राफ भी बनाना चाहें तो x² माइनस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं mod x का स्क्वायर माइनस mod x, और फिर पूरे का mod। तो हम पहले x² माइनस x का बनाएंगे। x² माइनस x का बनाना है तो ये 0 और 1 इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे, इस तरह बनेगा x² माइनस x। अब हमें दोनों में मॉड लगाना है तो ये हट जाएगा और ये बनेगा। फिर हमें पूरे में मॉड लगाना है तो ये आ जाएगा। तो पूछा क्या है हमसे, -2 पर, -2 यहाँ कहीं होगा, x -2 यहाँ कहीं होगा। -2 पर हमें पूछा है अवलंब का समीकरण। तो यहाँ पे जब अवलंब ड्रॉ होगा तो कुछ इस तरह मिलेगा। हमें ये पता चल रहा है कि जो m है उसका न्यून कोण होगा, और यहाँ पे खींचा जाएगा, ये आ रहा है। ठीक है, चलिए। वैसे ग्राफ की आवश्यकता नहीं थी, क्वेश्चन सीधा सीधा था, हमें अवलंब पूछा था बस। तो सबसे पहले तो हम x बराबर -2 रखते हैं वक्र में, कहीं भी रख दें जहाँ यहाँ है वही आएगा। -2 रखेंगे तो y मिलेगा और 4 माइनस, या -2 रखेंगे तो 2 ही बचेगा तो y आएगा 2। तो बिंदु हो गया आपका -2, 2। अब क्वेश्चन ये हो गया कि ये वक्र है, ये बिंदु है, आपको अवलंब निकालना है। तो स्पर्श बिंदु, अब हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे जो वक्र मिलेगा -2 पर वक्र का क्या होगा। वो हमें यहाँ दिख रहा था कि यहाँ पे हमेशा धन होगा वक्र -2 पर, ये पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है। तो ये उन्होंने जो लिया है ये पॉजिटिव वाला लिया है। तो बस अब ये m आपका हो गया m -2, और बिंदु हो गया -2, 2, और ये हो गया वक्र। तो इसका अवकलन उन्होंने किया, ये आया, फिर -2 रखा तो ये आया, लेकिन ये टेंजेंट का है m, ये। तो स्पर्शी का क्या हो, सॉरी अवलंब का क्या होगा, इसका उल्टा हो माइनस, यानी ये m 1/3 हो जाएगा अवलंब का,
और बिंदु हो गया -2 अब इस सूत्र में रख देंगे y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स। हल करने पे मिलेगा 3y बराबर x प्लस 8। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद आप ये जरूर देख सकते थे कि इसका जो अवलंब आएगा, इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगी, ये कंफर्म था क्योंकि टेंजेंट यही नॉर्मल यही ड्रॉ होगा इसी तरह, ये ऐसे नहीं होगा। और जब ऐसे नहीं होगा तो इसका मतलब है m नेगेटिव नहीं होगा। तो देखिए इसका m कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से भी अगर ऑब्जेक्टिव में है तो हम सोच सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए वक्र, ये आपको प्राचलिक रूप में वक्र दिया है। वक्र इतने और इतने के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग अचर रहता है, प्रूव करना। इस तरह की बहुत प्रॉब्लम बनती है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले तो मैं आपको प्राचलिक निर्देशांकों की बात करना चाहूँगा और उसके बारे में जो चीज़ें आपको पता होना चाहिए तो उनको समझते हैं जरा। तो प्राचलिक निर्देशांक किसी भी वक्र के प्राचलिक समीकरण और प्राचलिक निर्देशांक दोनों चीज़ों की बात होती है, वह समीकरण। तो जैसे मैं लिख दूँ x बराबर एफ टी तो y बराबर जी टी, तो ये भी प्राचलिक, ये समीकरण लिखें, ये प्राचलिक समीकरण। अगर इन्हीं को मैं निर्देशांक में लिखना चाहूँ तो इसको हम कहेंगे एफ टी कॉमा जी टी, ये निर्देशांक हो जाएंगे, यानी ये x का मान होगा, ये y का होगा। जब भी इस फॉर्म में दिया हो और हमें टेंजेंट नॉर्मल पूछे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान देनी होती है। ऐसे सवालों में आपको dx बाई डी टी निकालना होता है, ये होता है आपका एफ डैश टी, और dy बाई डी टी भी निकालना होता है, और ये होता है आपका जी डैश टी। फिर हम दोनों का डिवाइड करते हैं तो dy बाई डी एक्स मिलता है जी डैश टी बटे एफ डैश टी, यही पर m होता है। और बिंदु बनता है ये बिंदु बनेगा जो x और y के मान, ये भी ध्यान देना। बिंदु हमेशा बनेंगे x और y के मान, एफ टी और जी टी, ये बिंदु बनेंगे। स्लोप आएगी भाग देगी। और अगर थीटा के टर्म्स में है तो भी इसी तरह चलेंगे। उस केस में हमें दिया होगा x इक्वल टू एफ थीटा और y इक्वल टू जी थीटा। बाकी सारी चीज़ें इसी तरह डील करेंगे। तो आपको खास तौर प्राचलिक में थोड़ा ध्यान देना है, और प्राचलिक में आपको बस यही नई चीज़ है, तो इस आधार पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं इसके साथ लिख देता हूँ, इनको जब भाग देते हैं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है जी डैश टी बटे एफ डैश टी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको x दिया है ये, y दिया है ये, और m आएगा आपका dy बाई डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, दोनों का भाग दिए और डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग, तो ये का अवकलन होगा, ये दूसरे का। भाग देने पे मिला आपको tan स्क्वायर थीटा, ये किसका है, स्पर्शिका ही है। और फिर हम स्पर्शिका का समीकरण निकालते हैं। यही देखिए बिंदु बने हैं, ये x1 और ये y1, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1। तो ये इक्वेशन हमें मिली, x बटे इतना, ये अंतःखंड के रूप में ही हमने इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि स्पर्श रेखा भी सरल रेखा ही होती है। ये स्पर्शी की समीकरण है और ये सरल रेखा ही होती है। हमेशा जब भी स्पर्श रेखा या अवलंब आप कुछ भी निकालेंगे उसकी समीकरण सरल रेखा की रूप की ही होगी। तो हमने इसको स्टैंडर्ड रूप में बदल लिया है। तो ये एक ही वैल्यू है x अपॉन ई और y अपॉन बी बराबर है। तो अंतःखंडों का योग पूछा था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो मुख्य रूप से इसमें आपको बस अवकलन ध्यान देना था, पैरामीट्रिक का ध्यान देना था। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट थे 3 cos घात 4 थीटा, 3 sin घात 4 थीटा, और ये अंतःखंडों का योग पूछा गया था। इसको हम दूसरे प्रकार से भी सोच सकते थे, थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये वाला तो आपको सीखना ही है। तो इसमें हम सबसे पहले अगर थीटा को गायब करके करना चाहें तो भी मामला कर सकते हैं। देखिए पहले हम निकालेंगे cos घात 4 थीटा का मान, ये आएगा x/3। इसी तरह मान निकालेंगे sin घात 4 थीटा का, तो ये आएगा y/3। तो मैं इसका वर्गमूल लूँ तो cos स्क्वायर थीटा आएगा √x/3 और sin स्क्वायर थीटा आएगा √y/3। अब मैं इनको ऐड कर दूँ अगर,
तो रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट 3, ये आएगा कर्व। तो इस तरह का एक सवाल बनता है, मैं इसकी आगे बात करूँगा। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी तरह का सवाल आपके बोर्ड में भी है जिसको हम हल करेंगे आगे, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ भी कर लेता हूँ। तो हमारा वक्र आया था, अभी हमने जो किया है वो आया था रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट 3, ये। अब हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता था यहाँ पे कि वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट 3 की किसी स्पर्शी द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग, अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग नियत होता है। अंतःखंडों का योग नियत होता है, और नियत आता है 3। एक्चुअली पूरा जो सवाल है यहाँ 3 ना होगी, यहाँ है उसमें 1, तो यहाँ पर आता है 1, यहाँ एक की जगह 3 आ रहा है, 3 आएगा। तो इसको भी इसी तरह डील करते हैं। यहाँ बिंदु पता नहीं होते हैं तो बिंदु हम मान के आगे लगाते हैं, फिर ये बिंदु हट जाते हैं। तो जब आएगा ये सवाल तो फिर आपको मैं फिर से याद दिला दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभ्यास का है, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है वक्र एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना के बिंदु π/4 पर अवलंब की परिमात्रता ज्ञात करें। चलिए पहले इस पर से ही निकलेगी। तो एक्स बराबर हमें दिया है 1 माइनस ए साइन थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका होगा dx/d थीटा बराबर होगा ए का 0 माइनस ए कॉस थीटा। इसी तरह दूसरे का करिए dy/d थीटा, ये आपका आएगा 2b कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी है। अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ। तो dy/d x डी थीटा कैंसिल होगा, ये चीज़ें ऊपर आएंगी, तो माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा, और कौन में आएगा माइनस a कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा और थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, तो माइनस 2b प्लस 2b/a, साइन 91 हो जाएगा। ये वाला थीटा बराबर 90 भी रखेंगे ना, थीटा हमने रखा है 90 π/2 इधर। तो ये मिली टेंजेंट की। तो स्लोप अवलंब का क्या होगा, फिर अवलंब का होगा इसका उल्टा और माइनस हमेशा, तो उल्टा होगा y2b और माइनस लगा देंगे, तो ये मिल जाएगा। ये जो आप कर रहे हैं, तो स्लोप पूछी गई थी, तो इस तरह स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये अगला क्वेश्चन है। निम्न वक्रों के दिए हुए बिंदुओं पर स्पर्शरेखा अवलंब की समीकरण ज्ञात करें। आपको स्पर्शी अवलंब दोनों निकालने, जैसे ये है तो इसमें 1,3 पर स्पर्शी अवलंब दोनों, और इस पर भी ये दोनों निकाल लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा है, दूसरे का पहला पार्ट है, वक्र दिया है y = x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। तो इसका अवकलन करेंगे सबसे पहले। ये आएगा 4x³ 18x² 26x माइनस 10। अब रख देंगे यहाँ पे हम 1,3, x बराबर 1 y बराबर 3। y रखने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये हुआ आपका 30, ये हुआ 28, तो ये आएगा 2 प्लस का 2 रहेगा 30 माइनस 28। तो अब लंब का एम पहले स्पर्शी का ही निकाल लीजिए। स्पर्शी का एम 2 आया और बिंदु था 1 3, तो इक्वेशन होगी स्पर्शी की y माइनस y1, ये y1 है बराबर m है आपका 2 और x माइनस x1 है 1। तो पूरा सॉल्व होके ये आएगा y बराबर 2x माइनस 2 और ये प्लस 3 आएगा तो 2x प्लस 1। तो ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। इसी तरह अवलंब निकालना है, तो बस m आपका हो जाएगा -1/2। बाकी सारी कहानी वही रहेगी, बिंदु वही रहेगा 1 3। तो अवलंब की समीकरण होगी y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा दूसरा वाला। ये
तो अब इसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो ये मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। बस इसका अवकलन हम अंश हर से करेंगे, ये अंश माना जाएगा और ये हर होगा, और ये 2 बिंदु दिया है, इस पर स्पर्शी अवयव दोनों फाइंड करने हैं। तो आप होमवर्क में से करेंगे, अगर दिक्कत है तो फिर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड वन। थर्ड सिद्ध कीजिए वक्र एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर की किसी स्पर्श रेखा और निर्देश अक्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल अचर रहता है। इसकी कोई स्पर्शी हमें लेनी है और निर्देशीय अक्ष लेना है, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष, उससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल अचर होता है, ये हमें दिखाना है। चलिए तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। वक्र एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु, किसी बिंदु नहीं दिया है, कि किसी बिंदु के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी वह निर्देशाक्षों, दोनों अक्ष वह निर्देशाक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अचर होता है। अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल अचर होता है। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं आप। और ये जो वक्र हमें दिख रहा है, अभी हमने इसकी डिटेल में बात नहीं की है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट में है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणीय अतिपरवलय, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर ये। और इसका ग्राफ भी शायद आपने बनाया होगा, y इक्वल टू के अपॉन एक्स रूप का है, ये ग्राफ होता है। तो हमें क्या कह रहा है, इसकी कोई टेंजेंट लीजिए। चलिए ये हमने टेंजेंट ले ली और निर्देशाक्ष ये होगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कह रहा है कांस्टेंट होता है, दिखाइए नियत होता है, यानी इसमें एक्स वाई नहीं आएंगे और हमें कुछ भी नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें बिंदु यहाँ ढूंढना है, और ऐसा बिंदु ढूंढना है जिसमें वेरिएबल कम से कम। तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर जो वक्र होता है, इसकी प्राचलिक निर्देशांक अगर आपको पता है तो थोड़ा सा इन रहेगी। तो हम मान लेंगे बिंदु है सी टी कॉमा सी बटे टी, ये प्राचलिक होते हैं इसकी। ये सिलाई भी करेंगे, आप सिलाई करके देखेंगे तो बराबर आएगा ही। और अगर ये नहीं भी याद है तो आपको फिर x1 y1 मानने होंगे, और x1 y1 यहाँ लाई कराएंगे तो वहाँ से एक इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा बनेगी। x1 और y1 की फिर वैल्यू होगी सी स्क्वायर बटे x1। यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर ये x1 कैंसिल हो जाता है, तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन मैं सी टी और सी अपॉन टी से ज़्यादा आसान समझूँगा। तो अब हमारा काम बचा है स्पर्शी की समीकरण निकालना। फिर हम उसमें y0 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा, x0 रखेंगे तो ये पॉइंट आएगा। तो हम लिखेंगे सी टी कॉमा सी बटे टी पर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर की स्पर्शी। तो सबसे पहले हम अवकलन करेंगे, तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस वाई अपॉन एक्स। तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये m हो गया। तो समीकरण होगी y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1। अब हम इसमें x और y0 रखेंगे,
एक्स जीरो रख के वाई, वाई जीरो रख के एक्स। एक्स जीरो रखेंगे तो वाई आएगा, एक्स को जीरो रख के वाई निकालना है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसको जीरो रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आएगा आपका सी बटे टी प्लस सी बटे टी, और ये वाला सी बटे टी भी ये आ जाएगा, तो ये भी प्लस सी बटे टी, तो ये मिला 2c/t, ये आ गया आपका y। अब हमें चाहिए x, तो 2c/t। अब रखेंगे y जीरो, तो y जीरो जब रखेंगे तो ये कटेगा, ये माइनस माइनस काट दीजिए, एक t काट दीजिए, तो c बटे टी, और इधर से जाएगा आपका c बटे टी। तो y जीरो रख के मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ इधर, या यहाँ रख देते हैं। y जीरो रखा तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और सी टी बचा, सी टी बराबर एक्स माइनस सी टी, 2ct, तो y आएगा 2ct। तो ये पॉइंट आया जीरो कॉमा एक्स आया जीरो कॉमा 2ct, ये मिलेगा 2ct कॉमा जीरो, ये एक्स से आया है 2ct कॉमा जीरो, और ये आया था 0 कॉमा 2c/t। ये तो क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, 1/2 लंब कितना हुआ 2c/t, और ये 2ct, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2c² होगा इसका कांस्टेंट एरिया। तो इस सवाल को ध्यान रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि 2c² इसका आंसर आया था, तो ये जब c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो फिर वहाँ आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कर सकते हैं। ये वाला था 2c², और ये अब इसकी जगह नहीं है, आप ट्राई करेंगे, फिर दिक्कत होगी तो बताएंगे। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका अवलंब का समीकरण, ये तो हमारे सवालों में ही आ जाएंगे, इसके लिए अलग से हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जब आप पॉइंट के हिसाब से चलेंगे तो ये चीज़ें आपकी वहाँ आ जाएंगी। चलिए ये तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं ना। तो पहला है कि 1,1 से वक्र इतने पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं, इन स्पर्शरेखाओं की समीकरण भी बताओ। तो वो जितने भी m मिलेंगे उतनी स्पर्शियाँ होंगी। तो चलिए मैं इसको एक सवाल ले लेता हूँ। हमें वक्र दिया है y = x³ + 1 और बिंदु दिया है 1 1। रब क्षेत्र भी बना लेंगे इसका। तो रब क्षेत्र x = 0 पर मान 1 है
इस तरह होगा क्यूबिक है। और 1,1 मान लेते हैं हमें, ये सॉरी 0,1 है, तो 1,1 यहाँ कहीं हो गया मान लीजिए। अब कह रहा है 1,1 से हम कितनी टेंजेंट इसमें खींच सकते हैं, तो अभी हमें क्या पता, तो हम तो अभी एक ही मान के चलेंगे, हमसे डिसाइड होगा। और जितनी भी टेंजेंट है इस पॉइंट से जाएंगी, हम उल्टा सोचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमें बिंदु की बात नहीं दी है, तो सबसे पहले हम बिंदु मानेंगे। माना बिंदु x1 y1, बिंदु मान लिया। अगर ये बिंदु x1 y1 है तो कर्व पे लाई करेगा। तो एक इक्वेशन बना लिया आपने, y1 बराबर x1 क्यूब प्लस 1। और दूसरी हमें यहाँ पे ना तो हम स्लोप दिया, लेकिन ये वह बिंदु दिया है जो इस पर लाई करेगा। तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो पहले स्लोप निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स इसका कितना आएगा 3x², और x1 y1 पर होगा 3x1²। ये आपका काम करेगा m का। अब हम सीधे इसकी स्पर्शी लिखेंगे। हमें 1,1 का यूज करना है, 1,1 स्पर्शी पर लाई करेगा, ये हमें समीकरण बनानी है। और हमारे पास कोई चारा अभी फिलहाल नहीं है, तो हमने स्पर्शी की समीकरण लिखी, y माइनस y1 बराबर m की वैल्यू है 3x1², और x माइनस x1 कितना है, x1 ही। तो यह कहाँ से होकर जाता है, यह स्पर्शी 1,1 से होकर जाती है, तो ये एक्स वाई की जगह संतुष्ट करेगी। तो रख दीजिए 1 माइनस y1 बराबर 3x1² और 1 माइनस x1। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास पहले से जो बनी रखी है समीकरण 1, ये 2 हो गई। अब हमारा काम है 1 और 2 को सॉल्व करना, ताकि बिंदु मिले हमें। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम y1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, y1 की वैल्यू रख के x1 निकल आएगा। तो चलिए, या y1 की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा 1 से y1 का मान 2 में। तो 1 माइनस y1 था आपका x1 क्यूब माइनस 1 प्लस 1 था तो -1, इसका गुणा कर दीजिए 3x1² माइनस 3x1 क्यूब। अब 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को इधर लाएंगे। तो 2x1² क्यूब 2x1 क्यूब माइनस 3x1² इक्वल टू 0। तो x1² कॉमन लीजिए, तो 2x1 माइनस 3, यहाँ से एक मिला x1 बराबर प्लस माइनस 0 और x1 बराबर 3/2। तो जब x1 0 है तो y1 क्या होगा 1। जब x1 0 है तब y1 निकालने के लिए इसमें रख दीजिए, x1 की वैल्यू 0 तो y1 कितना आएगा 1। एक बिंदु हुआ 0,1 और दूसरा बिंदु मिला 3/2। जब x 3/2 है तो y यहाँ से निकाल लीजिए, 3/2 रखेंगे इधर 27/8, 35/8 एक बिंदु ये। तो जब 2 बिंदु हैं और स्लोप है हमारी कितनी आएगी, यहाँ पे स्लोप कहाँ है भाई, m का मान ये रहा, m ये था पूरा ये। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख के m भी पा जाएंगे। तो मैं पहले पहला वाला देखता हूँ, x1 0 हो जाएगा यहाँ, तो ये स्लोप आएगा आपका 0, ये वाला है स्लोप 0 होगा। तो समीकरण होगी y माइनस y1 बराबर 0, ये सब 0 हो जाएगा तो y बराबर 1, एक आंसर मिलेगा और इसके थ्रू दूसरा मिलेगा। हमें ये बिंदु हो जाएगा और m इसके संगत हमें निकालना होगा, इसी में रख के m हम निकालेंगे, इसमें रख के 3x1² में इसमें 3x1² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा आपका 3 गुणा 9/4 27/4, 27 और 4 यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन है इनमें जो कि हमें ध्यान देना है। इसी तरह ये अति परवलय इतने पर खींची गई और वगैरह समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरती हो, तो यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रही होंगी, इसलिए 2 अति इस पर से मिल रही है। बिल्कुल इसी तरह से भी टैकल करना है, मूल बिंदु से लाई कराना है बार बार से।
वैसे इसको हम ग्राफ से भी देख सकते थे कि दो ही मिलेंगी। मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा क्लोज करता हूँ इसकी। x+9/x+5 y कि वह स्पर्शी बतानी है जो 0 0 से जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी में बता देता हूँ। 9/5 है, इधर ले लेते हैं, ये हमें बात कर दिया है। इसको मैं सॉल्व करूँगा थोड़ा सा, इस तरह लिख सकता हूँ। अब अलग अलग डिवाइड कर दूँ, मैं ज्योमेट्रिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा। पहले मैं ग्राफ बनाऊँगा सिर्फ 4/x+5, तो इसकी असिम्पटोट होगी -5 और ग्राफ होगा इसका ये इस तरह। फिर इसे 1 यूनिट ऊपर ले जाएंगे, तो मैं इतना डायरेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह ये आएगा ऐसे, ये। अब हमें निकालना है क्या इसकी, वह स्पर्शियाँ जो मूल बिंदु से जाए। मूल बिंदु ये 0 0 है, तो कितनी स्पर्शियाँ ऐसी हो सकती हैं यहाँ पे जो मूल बिंदु से जाए। तो हम इसको अभी ट्रायल एंड फर्स्ट मेथड से देख रहे हैं, तो देखिए आपको आसानी से दिख भी रही है। एक स्पर्शी यहाँ हो सकती है कहीं, ये इस तरह, ये देखिए ओरिजिन से जा रही है, और एक कुछ इस तरह हो सकती है, ये। तो ये दो टेंजेंट हमें यहाँ पे दिख रही हैं जो ओरिजिन से जाएंगी और इस पर ड्रॉ की गई हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमें नहीं मिलेगी, और जब आप कैलकुलेशन से करेंगे तो भी ये आएगा। अब आगे बात करते हैं रेट की। तो रेट में खैर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। दर, इसकी थ्योरी भी दी गई है थोड़ा सा, तो इसको भी देख लेते हैं। ये परिवर्तन की दर अवकलन के रूप में, रेट ऑफ ए वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। यहाँ पर वेरिएबल जो आपके होंगे वो कहीं एरिया होगा, कहीं सरकमफ्रेंस होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज है। फिजिक्स वाला पोर्शन कह सकते हैं इसे। ये तो जो चीज़ों की बात होगी ज़्यादातर वो समय के साथ, जैसे मैं कुछ सूत्रों की बात करूँ, जैसे मान लीजिए ब्रेथ है, तो ब्रेथ की परिधि को सी से लिख देते हैं, एस से भी लिख देते हैं सरकमफ्रेंस, तो ये होती है 2πr। एरिया होता है ब्रेथ का πr इसका। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका, एस मान लेते हैं इसे, तो ये होता है आपका 4πr²। इसी तरह बेलन होता है, बेलन में भी कुछ सूत्र है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। आयतन होता है बेलन का πr²h, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है a 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πrh और प्लस 2πr², 2πrh+r, और वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे समय के साथ चीज़ें बदलेंगी, समय के साथ त्रिज्या, क्षेत्रफल, आयतन बदलेंगे, और किसी का बदलने का रेट पूछा जाएगा। जैसे मैंने लिखा dA/dt, तो इसका मात्रक भी अगर दिया होगा, तो अगर क्षेत्रफल मीटर में है तो m²/s इस तरह दिया होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर लिखा है dA/dr, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इस केस में मात्रक दिया होगा सिर्फ मीटर, क्योंकि m²/मीटर है तो मीटर आएगा। आयतन अगर दिया है तो dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
इस केस में मात्रक होगा, मैं एम केस लेके चल रहा हूँ, मीटर क्यूब पर सेकेंड ये होगा। तो हमें मात्रक से भी चीज़ें पहचानना कि क्या बटे क्या है और क्या शो कर रहा है, उस आधार पर भी हमें काफ़ी आसानी रहेगी। और जब भी सवाल स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे सवाल में तो कोई बात नहीं, जब कुछ थोड़ा बड़े सवाल बनते हैं तो हम किसी समय टी पर चीज़ों को अज्यूम करके एक जनरल रिलेशन बनाया जाता है, फिर उसके बाद जिस टी पर पर्टिकुलर टी पर पूछा जाता है उस टी को हम वहाँ पे रख के फिर वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ सवाल इसके ले लेता हूँ, फिर आगे के सवाल इसके नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। शुरू के सवाल आसान है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए नहीं देखते हैं। ये 7th क्वेश्चन सॉल्व वाले आप देखेंगे, जहाँ दिक्कत होगी बताएंगे। तो 7वें में कहा एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति श्रेणी दर से बढ़ रही है। जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है उस क्षण वृत्त के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है इतने दर से बढ़ रही है त्रिज्या, यानी dr/dt ये दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, त्रिज्या बटे समय, ठीक है। और जब कह रहे हैं r का मान 10 सेंटीमीटर है उस समय क्षेत्रफल बढ़ने की दर क्या है। तो अगर क्षेत्रफल में a मानूंगा तो dA/dt होगा क्षेत्रफल बढ़ने की दर, मात्रक होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही पूछा है कि ये कितना होगा। तो हमें क्या क्या दिख रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल दिख रहा है और त्रिज्या बदल रही है, तो हम क्षेत्रफल से स्टार्ट करेंगे। माना किसी समय t पर, भाई ये तो चेंज हो रहा है, माना किसी समय t पर क्षेत्रफल πr²। अब हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो dA/dt, तो पाई तो अचर है, r² का होगा 2r और dr/dt यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ। पाई और 2r मतलब 2 × 10, r की वैल्यू ये दी, और dr/dt आपको 3 दिया, ये हो जाएगा आपका 30 और 60 पाई, तो dA/dt हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। इसी तरह सीढ़ी वाला भी बात कर लेता हूँ। 8वां क्वेश्चन है, इसको एनालाइज भी कर लेंगे। सीढ़ी वाले की जनरल बात कर लेता हूँ। जब सीढ़ी दीवार के सहारे फर्श पर फिसलती है, तो किसी समय टी पर हम फिर बात करेंगे, क्योंकि सीढ़ी तो लगातार फिसल रही है मान के चले। तो ये मान लिया सीढ़ी, ये होगी दीवार, ये हो गया फर्श।
तो जाहिर सी बात लेंथ इसकी एल है सीढ़ी की, और किसी समय टी पर जब हम बातचीत बना रहे हैं तो ये दूरी वाई है यहाँ से, और ये वाली दूरी एक्स। इसी समय रिलेशन क्या होगा इनका, ये होगा रिलेशन। और सीढ़ी का ये वाला सिरा अगर जाएगा चलेगा तो यहाँ ही जाएगा, तो इस सिरे के दूर जाने की दर को हम कह सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। एक्स बढ़ेगा यहाँ, एक्स इंक्रीज करेगा, ये घटेगा, और इसकी दिशा तो यही होगी डी वाई बाई डी टी, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा होगा, वाई घट रहा है और ये इंक्रीज करेगा हमेशा। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो किसी समय टी पर जब ये सीढ़ी फिसल रही है तो उस समय पर ये रिलेशन है, इनकी डिस्टेंस में जो रिलेशन है, किसी समय टी पर हमने ये मानिए कि ये इसका स्नैपशॉट लिया है, फ़ोटो खींच ली है, उसी समय पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि सीढ़ी पे लगातार फिसल रही है, अब हम टी के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एल स्क्वायर का क्या होगा 0, 2 से डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स बाई डी टी इंटू एक्स बराबर माइनस वाई डी वाई बाई डी टी। तो अब ये जो डी एक्स बाई डी टी है, ये है एक्स रे के दूर जाने की दर, और ये है आपका वाई सिरे के या ऊपरी सिरे के नीचे आने की दर, या जो भी पूछा होगा वो रख देंगे, उस समय के एक्स वाई दिए होंगे या वहाँ से हमें इस रिलेशन से प्राप्त हो रहे होंगे। ये आप होमवर्क में क्वेश्चन कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ और इनको थोड़ा चला देता हूँ ताकि आपको यहाँ शुरुआत करेंगे आप। ये रेट का है, और जितने भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। बाकी अभी इसमें 2 या 3 टर्न और होंगे, और बड़ा चैप्टर है, इसको बिल्कुल आराम से आपको तैयार करने की कोशिश करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अच्छे ढंग से तैयार अगर हो जाता है
तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा ये, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है इसके जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा।